राजीव जी, निश्चित रूप से 2024 इस साल होने वाला जो लोकसभा का चुनाव है बहुत सामान्य चुनाव नहीं है। सत्तारूढ़ दल के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। सत्तारूढ़ दल के सामने जो विपक्ष ने चुनौतियां प्रस्तुत की हैं उसका अभी तक कोई जवाब पार्टी दे नहीं पाई है। विपक्ष जनता से जो जुड़े हुए मसले हैं उनको लेकर के आगे चल रहा है। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा चल रही है उस न्याय यात्रा में वह उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं और उनके समाधान की उम्मीद लोग पिछले 10 सालों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनको उससे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ा। सत्तारूढ़ दल को यह उम्मीद रही है, अभी भी उम्मीद है कि जो उनका एजेंडा रहा है उस एजेंडे को लागू करके वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रहेंगे, लेकिन वो दिखता नहीं है। अगर उसको लेकर के यही इतना ही आश्वस्त होते तो नीतीश कुमार जी को बिहार में तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। आज जो कोशिश की जा रही है कि अन्य राज्यों में भी कुछ तोड़फोड़ हो जाए या जिस तरीके से दबाव बनाया गया झारखंड में, उसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर सत्तारूढ़ दल के एजेंडे उतने ही कारगर हैं जितने वो 2019 में कारगर थे या 2014 में कारगर थे, तो कहीं ना कहीं एक मन में यह बेचैनी है कि जिन एजेंडों के सहारे भारतीय जनता पार्टी इस 2024 के इलेक्शन का वैतरणी पार करना चाहती है वह पतवार काम आएंगे कि नहीं आएंगे, यह है। और वो दिख रहा है, क्योंकि लगता यह है कि जो जनता से जुड़े हुए सवाल होते हैं, उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सवाल हैं, वह हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। यह संभव नहीं है। यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई वर्षों में प्रयास करके अपने द्वारा और अपने आनुषंगिक संगठनों के द्वारा अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं की एक अच्छी खासी तादाद तैयार की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग हैं उनके पास, लेकिन वह तमाम लोग जो इनके साथ हैं वह इतने ज्यादा संख्या में नहीं है कि वह अपने बलबूते सरकार को या बीजेपी को सत्ता में ला दे या सरकार को दोबारा जनादेश दे सके। उन लोगों को भी जो फ्लोटिंग मतदाता है, जो मतदाता सरकार के कामकाज के आधार पर निर्णय लेता है, उनको प्रभावित करने की आवश्यकता इनके पास है। और उसको कैसे आप प्रभावित करेंगे? अगर लोगों के जीवन से जो सवाल जुड़े हुए जो सवाल हैं, अगर उन सवालों का समाधान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, उसका कोई जवाब वो नहीं दे पा रही है, तो वो ऐसे लोगों को जो सरकार के कामकाज के मूल्यांकन के आधार पर अपना निर्णय लेते हैं, वह उनके साथ कैसे जा पाएंगे? बेचैनी यही है। दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसने सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के मुद्दे को उठा करके जितना जो बीजेपी का अपना नैरेटिव था उसको पंचर करने की कोशिश की है। लोगों को लगने लगा है कि अगर हमारा सशक्तिकरण नहीं होगा, हमारे जीवन से जुड़े हुए सवालों के समाधान नहीं होंगे, तो हम कहां जाएंगे? उन सवालों का समाधान कौन करेगा? इन सवालों का समाधान कैसे हो पाएगा? यह बेचैनी है लोगों के मन में। और यह इस आधार पर एक बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटता हुआ नहीं दिख रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है जो अतीत में या वर्तमान में सामाजिक न्याय की राजनीति करते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर ये लोग टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो क्या उनका मतदाता वर्ग भी चला जाएगा? क्या जिस ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती रही है, उस ध्रुवीकरण के साथ, उस राजनीति के साथ वो लोग भी चले जाएंगे जो सामाजिक न्याय के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, या उनके अंदर जो इस तरह की भावनाएं हैं कि वो अपने मसलों का समाधान करना चाहते हैं? उनके सामने बेरोजगारी, उनके सामने महंगाई, उनके सामने आर्थिक विषमता, उनके सामने किसानों की बदहाल स्थितियां, ये क्या चुनौतियां हैं, उसका समाधान कैसे होगा? और अगर ये समाधान किसी के पास नहीं है तो आपके लोगों को तोड़ लेने से अपने साथ आ नहीं सकते आप। प्रधानमंत्री जी के भाषण से, चाहे लोकसभा का भाषण हो चाहे राज्यसभा का भाषण हो, लोगों को हमेशा एक उम्मीद रहती है कि आप देश को आश्वस्त करते नजर आएंगे कि जो राष्ट्रपति के भाषण के दौरान, बहस के दौरान जो सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों का समाधान करने के लिए सरकार किस तरह से कृत संकल्प है। लेकिन दोनों सदनों में जो भाषण हुआ, पिछले दिनों लोकसभा में हुआ और आज जो राज्यसभा में हुआ, वह प्रधानमंत्री जी ने एक राजनीतिक भाषण दिया। उनके सामने चुनौती यह है कि वह कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कांग्रेस अकेली पार्टी है जो पूरे देश के पैमाने पर बीजेपी को चुनौती दे सकती है और चुनौती देती हुई नजर आ रही है। इस देश में जो राजनीतिक माहौल बना है सरकार के खिलाफ, बड़ा है छोटा है, कितना उसके साइज कुछ भी है, आकार कुछ भी है, इस पर बहस हो सकती है,
लेकिन एक सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल बना है, उसमें कांग्रेस का ही योगदान है। कांग्रेस के नेताओं ने जो राजनीतिक पहल की है, लोगों के बीच में गए हैं वो, और लगातार वो सड़कों पर रहे, लोगों से संवाद कायम कर रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। और उनके द्वारा जो सवाल पैदा किए जा रहे हैं, उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। आप पुनः आप उसी एजेंडे पे जा रहे हैं जिस एजेंडे के लिए आप जाने जाते रहे हैं। तो वह एजेंडा तो 2014 में और 2019 में भी कारगर नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भी आपने नए भारत के निर्माण की बात कह करके लोगों से जनादेश प्राप्त किया था। इसके लिए नहीं किया था आपने। आप जो जो टोटके कर रहे हैं, आप ये संभव नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर की राजनीति को खारिज करने के लिए आपने पूरा प्रयास किया। तत्कालीन जनसंघ ने उनकी सरकार नहीं चलने दी, और आप कर्पूरी ठाकुर की विरासत के आप उत्तराधिकारी हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। अगर 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 आप कर्पूरी ठाकुर को केवल भारत रत्न देकर के मानते हैं कि सामाजिक न्याय के लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, मुझे लगता है कि बहुत ही सरलीकरण है ये, या लोगों की समझ को बहुत कम आंकना है। इसलिए इस मेरा अपना यह मानना यह है कि लगभग हर राज्य में, कोई ऐसा राज्य नहीं है, मैं गुजरात को ही मानता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो मिली जुली ताकत है, वहां कई संसदीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में है, और यही स्थिति लगभग सभी राज्यों में है। वजह अगर 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 इतना ही आसान और इतना ही विश्वास होता भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर इंडिया दल समूह के लोगों को इस तरह से तोड़ने की आवश्यकता आपको नहीं होती। क्यों बातें फैलाई जा रही है कि जयंत चौधरी टूट रहे हैं। जयंत चौधरी को लाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अगर आपके पास 2019 का ही चुनावी माहौल है, जिसमें आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटें आपने जीत ली थी, तो फिर कोई आवश्यकता नहीं कि आप जयंत चौधरी को ले आवे। लेकिन जो किसानों के मसले हैं, जिन किसानों ने पूरे 1 साल तक आंदोलन किया, जिन किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान सैकड़ों लोगों की प्राण आहुति दी, जिन किसान परिवार के आने वाली महिला पहलवानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, क्या वह उसका असर नहीं पड़ेगा? इतना आसान हो जाएगा वो? इसलिए स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया दल समूह के दलों को तोड़ करके अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है, और यह एक अविश्वास का भी एक तरह का अविश्वास का भी परिचायक है। आप अपनी राजनीति को लेकर के, अपने एजेंडे को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के आप इतने आश्वस्त नहीं है कि आप अपने मुद्दों के आधार पर लोगों को अपने साथ जोड़ सके। और ये जो ये नारा होता है कि 400 की सीटें वही राजनीतिक दल जीत सकता है जो सभी राज्यों में चुनाव जीते, और कम से कम आज जो राजनीतिक वातावरण है वह निश्चित रूप से कहता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के सभी राज्यों में उपस्थित नहीं है। जिन राज्यों में उपस्थित भी है, उन राज्यों में भी आज की तारीख में चुनौतियां हैं। और मेरा अपना मानना यह है कि अगर विपक्ष की एकता बहुत महत्वपूर्ण है, उस अपनी एकता के साथ अगर यह बीजेपी की चुनौती का सामना करती है, तो बीजेपी के सामने गंभीर चुनौतियां होंगी, राजनीतिक चुनौतियां होंगी, जिसका समाधान, जिसका जवाब अभी सत्तारूढ़ दल देने की स्थिति में दिख नहीं रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इसका जवाब सत्तारूढ़ दल देने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों क्या नहीं, सरकार के पक्ष में तो कोई लहर नहीं दिखाई पड़ रही है। सरकार के पक्ष में अगर कोई लहर दिखाई पड़ती तो इतने जोड़ तोड़ की आवश्यकता नहीं होती, इतने सहयोगियों को जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती, 38 राजनीतिक दलों का एक खेमा खड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी। और अगर लहर दिखाई पड़ रही होती तो सरकार अपने उपलब्धियों की बात करती। सत्ता में 10 साल रहने के बाद भी अगर जवाहरलाल नेहरू पर टिप्पणी करनी है तो फिर आपके पक्ष में कोई लहर नहीं है। आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं लोगों से, लोगों को आप समझा नहीं पा रहे हैं कि पिछले 10 सालों में आपने क्या किया। आप अपने एजेंडे, उसी पुराने एजेंडे की बात कर रहे हैं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती रही है। उस एजेंडे के आधार पर जितने समर्थकों को आप अपने साथ जोड़ सकते थे, वो समर्थक आपके साथ हैं। नए समर्थक आपके साथ जुड़ जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मेरा अपना मानना यह है, अपना विश्वास है कि सरकारों के साथ जो सत्तारूढ़ दल है, उसको अपनी उपलब्धियों के आधार पर ही जनसमर्थन मिल सकता है। अगर आपके पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए नहीं है, तो आप आर्टिफिशियल नैरेटिव से लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते। हिंदुत्व का मुद्दा हो, मंदिर का मुद्दा हो, समान नागरिक संहिता का मुद्दा हो, 370 हटाने का विषय हो, वो भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक वर्ग है, वो उनके साथ है। लेकिन यह समर्थक वर्ग कल भी था और हो सकता है कल भी रहे।
लेकिन वो कल भी नहीं सत्ता दिलवा पाया था और कल भी नहीं दिलवा पाएगा जब तक उसके साथ सामान्य मतदाता जो एक विकसित भारत बनाने की बात पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था, अगर वो नहीं जुड़ता है तो अगर यह सरकार लोगों के जीवन से जुड़े हुए हर वर्ग की बात हो, चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, किसान हो, उसकी बात ही नहीं करते हैं आप कि आखिर इनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा। आज आप ये बात नहीं करते हैं कि आपने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हुआ क्या उसका? आपने कहा था किसानों की स्थिति बेहतर हो जाएगी, क्या स्थिति बनी? आप शिक्षा में जो आपका बजट है उसको लगातार आप कम करते चले जा रहे हैं। मनरेगा के अभी पश्चिम बंगाल से खबर आई कि मनरेगा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी सभा की वहां, जो मजदूर हैं 50-50, 60-60 हजार रुपए उनके बाकी हैं और केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। जो पंजीकृत है, जो मनरेगा के मजदूरों की पंजीकृत मजदूरों की संख्या कोरोना काल में बढ़ी थी, वो अभी बनी हुई उतनी ही, और आप उनको जो आश्वासन दे रखा था आपने, कोई आश्वासन नहीं पूरा हो रहा। क्या होगा वो? आप कहते हैं कि श्रम का जो आपके पास पोर्टल है, ई श्रम के पोर्टल पर जो पंजीकृत लोग हैं उनका पुरसा हाल क्या है? अगर आप इनकी बात नहीं करते हैं तो कैसे संभव है कि आप लहर बना लेंगे? दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बीजेपी एक अपोजिशन का एजेंडा तय कर दिया। उनका यह कहना है कि हम सामाजिक सशक्तिकरण की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, हम लोगों की गिनती करेंगे और उनके जो लोग पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाने का प्रयास करेंगे। और जब आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस का महागठबंधन की सरकार बीजेपी में थी तो इन लोगों ने उसको पूरा करने का प्रयास भी किया, वो लगातार दिखाई पड़ा। उनकी जो कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में होकर रही है कि हम जाति जनगणना करेंगे और अपने एजेंडे को लागू करेंगे, तो अपोजिशन ने अपने एजेंडे को साफ कर दिया कि हम सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करेंगे, समाज के पिछड़े लोगों को आगे लाने का प्रयास करेंगे और सामाजिक सशक्तिकरण की इस प्रक्रिया में अगर रिजर्वेशन की जो सीलिंग है वो बाधक बनती है तो उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। उनका एजेंडा साफ साफ है। हम किसानों के लिए करेंगे, हमारी न्याय की बात यह है, हम बेरोजगारों की बातें करेंगे कि हम अग्निवीर योजना को स्वीकार नहीं करते, हम लोगों को नियमित रूप से नौकरियां देंगे। महागठबंधन की सरकार ने बिहार में यह करके दिखाया भी कि हम नौकरी देंगे, साफ जो नियमित सेवाएं हैं उसमें रखेंगे। तो एक तरफ से विपक्ष ने, इंडिया दल समूह ने कांग्रेस के नेतृत्व में अपने एजेंडे को साफ किया कि मेरा सामाजिक न्याय का मुद्दा है, सामाजिक सशक्तिकरण का मुद्दा है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपने उपलब्धियों की बात नहीं करती। आप लेके चले ना, श्वेत पत्र लेके क्या करने लगे? सवाल है कि आप आंकड़ों में ही तो बात करते हैं। आप कहते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे, तो बना के करेंगे क्या? आपके आकार से यह बात थोड़ा साबित होती है कि आप कितने मजबूत हैं। अगर इस अर्थव्यवस्था में इस देश के नागरिकों का योगदान नहीं है, इस अर्थव्यवस्था से नागरिकों को लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी कर दीजिए। अगर 10% लोगों के पास ही 60% पूंजी रहनी है तो यह आकार बढ़ता चला जाएगा। इस आकार में अगर महंगाई का मुद्दा आपके सामने नहीं है, जीएसटी को अनायास अचानक लागू कर देने से जो छोटे व्यापारी प्रभावित हुए हैं उन पे आपको बात करनी नहीं है, नोटबंदी से किस तरह से छोटे मोटे धंधे प्रभावित हैं उस बात आपको करनी नहीं है, आप नहीं बात करेंगे, इसका मतलब थोड़ा है कि समाज में इसमें चर्चा नहीं है। जिनके ऊपर गुजरी है वो लोग सन्नाटे में है, वो बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि जो विपक्ष ने एजेंडा तय किया है वह एजेंडा हर राज्य में प्रभावी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रभाव वाले इलाकों में, जहां पे वह पिछले चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, उसको सहयोगियों की आवश्यकता है। क्यों? उनको पता है कि अपने बूते बिहार में भी वो प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं जो 2019 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? ये पार्टी विधानसभा हारने वाले को अपने पार्टी के नेताओं को विधान परिषद में नहीं भेजती है। इसलिए दारा सिंह चौहान को जो विधानसभा का उपचुनाव हारे विधान परिषद में भेज रही है कि उनको अपने साथ लोगों को रोके रखना है। इनको लगता है कि यह जो सामाजिक न्याय या सामाजिक समीकरणों को बदलने की जो कोशिश कर रहा है पोजीशन, उसका काट इनके पास नहीं है। हिंदुत्व का एजेंडा कितना चलेगा? हिंदुत्व के एजेंडे से क्या लोगों के जीवन में कोई तब्दीली आ रही है? उनके रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो रही हैं? जो दुश्वारियां हैं उसको बेहतर हो रहे हैं वो? अगर नहीं हो रहे हैं तो लोग कैसे आपके साथ खड़े हो जाएंगे?
नारों के साथ थोड़ी कोई खड़ा होता है। लोग आपके नारे के साथ खड़े हुए थे, लेकिन वो नारा यह था कि हम पॉलिसी पैरालिसिस दूर करेंगे। आपने कहा था कि महंगाई की मार बहुत हो गई है, अब आप महंगाई की मां भी बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और क्या ये जो लोगों के सामने समस्याएं हैं वह आम आदमी को प्रभावित नहीं करता? अगर वो प्रभावित करता है तो लोगों के विमर्श में चीजें हैं। हम मजबूत नेतृत्व क्यों सोचते हैं, मजबूत सरकार क्यों सोचते हैं? कि वो सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक मजबूत और एक फैसला लेगी। अगर वो फैसले उसके पक्ष में नहीं है, अगर आपको यह चिंता है कि कारपोरेट टैक्स घटा करके 27% कर दीजिए, लेकिन आपको यह चिंता नहीं है कि जो आम आदमी के ऊपर बीत रही है, जो 18% और 28% जीएसटी दे रहा है, उसकी समस्या कैसे कम कीजिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम हो गई, उसका लाभ आम आदमी तक कैसे पहुंचे, इसकी चिंता आपको नहीं है। लेकिन जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा, उनमें तो विमर्श ही है। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना जो प्रचार का एक हाइप क्रिएट करने में माहिर है। इस तरह का एक वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं कि जो मौलिक सवाल है उस पर चर्चा न हो सकता है कि लोगों के सामने चर्चा न हो, लेकिन वो चर्चा में नहीं है ऐसा मानना बेमानी है। जी, बहुत सारी बातें दोस्तों हम कर रहे हैं, और खासकर 2024 के इस लोकसभा चुनाव जिसमें अभी ऑलरेडी हम हैं, और बहुत जल्दी ये चुनाव की घोषणा होगी मार्च के दूसरे सप्ताह में, और उससे पहले राहुल गांधी की यात्रा चल रही